नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी को भगवान राम के जीवन से सीखने की नसीहत दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर साल इस मैदान में दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है। आज जो सत्ता में हैं वे अपने आप को राम भक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मैं आज उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हजारों साल पुरानी कहानी क्या है। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े थे तो उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे। संसाधन रावण के पास थे, लेकिन भगवान राम के पास सत्य, आशा, आस्था, प्रेम, परोपकार, धीरज और साहस था। इसलिए आज मैं सत्ता में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाना चाहती हूँ कि भगवान राम के जीवन का क्या संदेश था। उन्होंने कहा कि सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। प्रियंका गांधी ने आगे अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन की 5 मांगे रखते हुए कहा। पहली मांग, भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को बलपूर्वक रोकना चाहिए। तीसरी मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद हो। और पांचवी मांग, चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी द्वारा की गई जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए। रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने जनता से कहा कि उन्हें तय करना होगा कि आपको लोकतंत्र चाहिए या तानाशाही। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस पॉइजन की तरह हैं, अगर आपने इसे चखा तो भी आप मर जाएंगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकालने की जरूरत है। खड़गे ने कहा कि संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, आपको मूलभूत अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर संविधान नहीं होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे बताया कि कल शनिवार 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन में उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई और चुनाव पर चर्चा हुई। चुनाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह निष्पक्ष नहीं हो रहा और हमारी पार्टी के अकाउंट्स के पैसे पहले ही चोरी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी पर 3,567 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। खड़गे ने कहा कि 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया तो 135 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। अब वह बढ़कर 3,567 करोड़ रुपए की कर दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कुल 12 खाते फ्रीज कर दिए गए और पार्टी को नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर उनके खाते सीज कर दिए जाएंगे तो वो अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी के 14 लाख के कैश डिपॉजिट पर 135 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी जाती है, वहीं बीजेपी के 42 करोड़ के डिपॉजिट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 42 करोड़ के हिसाब से बीजेपी पर 4,600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगनी चाहिए। इंडिया की रैली में शामिल हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि जिस तरह से सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ किया गया वह देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। शरद पवार ने आगे कहा कि इस सरकार ने दिल्ली के सीएम, झारखंड के सीएम को गिरफ्तार किया है और विभिन्न राज्यों के कई नेताओं को भी जेल में डाल दिया है। यह कार्रवाई लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है प्रजातंत्र पर, देश के संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली से इतर मेरठ में भी एनडीए की एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जैसे बड़े नेता मंच साझा कर रहे हैं। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने अपने दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया और उन्हें भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। जयंत चौधरी ने कहा कि कल एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने भारत रत्न प्राप्त किया। वो सम्मान भले मेरे हाथों में आया, लेकिन वो असल में इस देश के किसानों की गाढ़ी कमाई है। यह सम्मान उन नौजवानों का है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की सेना की सेवा कर रहे हैं। उस सामाजिक कार्यकर्ता का है जो देश के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मेहनत करता है।
मेरठ में आयोजित एनडीए की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले मां भारती का एक अंग काट दिया और आज कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक द्वीप है, कच्छतीवु, और जब देश आज़ाद हुआ तब ये द्वीप हमारे पास था, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले मां भारती का एक अंग काटकर भारत से अलग कर दिया। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस देश की अखंडता और एकता को तोड़ते रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले ना देश के जवानों और ना ही किसानों का हित सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है तो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है। इन्हें लगता है कि मोदी डर जाएगा, लेकिन मेरा भारत मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा और जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी 10 साल में विकास का ट्रेलर ही देखा है, देश को अभी बहुत आगे लेकर जाना है। पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है और हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को कम से कम 200 सीटें जीतने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नारा दे रही है इस बार 400 पार, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वह पहले 200 सीटों के मानदंड को ही पार कर लें। साल 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने 200 से अधिक सीटों का आह्वान किया था, लेकिन 77 पर ही संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही टीएमसी प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया कि वह राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। इसके लिए आवेदन करने वाले विदेशी बन जाएंगे, इसलिए इसके लिए आवेदन ना करें। बिहार बोर्ड 10वीं के छात्रों का आज 31 मार्च रविवार को रिजल्ट जारी किया जा चुका है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस बार के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है। ज़्यादा लड़कियों ने न केवल परीक्षा दी बल्कि परीक्षा पास भी की। पास होने वाले विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या 6,80,293 है, तो वहीं 6,99,549 छात्राओं ने बोर्ड एग्जाम में बाजी मारी है। इस बार का कुल पास प्रतिशत 82.91% रहा। आप भी अपना रिजल्ट results.biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.government.in पर चेक कर सकते हैं। रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है और बीजेपी की इस योजना को पूरा विपक्ष नाकाम करने में जुटा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी और जिस दिन इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता के अनुसार जिस दिन संविधान खत्म हो गया, हमारे दिल पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव संविधान बचाने का, देश बचाने का, वंचित और गरीबों के हक को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जिसमें मैच फिक्सिंग साफ दिख रही है, जो कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन में मोदी जी ने अपने लोगों को रखवाया। देश के 2 प्रमुख नेता जो मुख्यमंत्री रहे उन्हें जेल में डलवा दिया। उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट बंद करवा दिया। ये सब करवाना था तो 6 महीने पहले करते या फिर 6 महीने बाद, लेकिन नहीं, ये सब चुनाव के लिए किया गया है। रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को बीजेपी का हिस्सा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप और हम जब आवाज उठाते हैं तब मोदी जी और उनकी पार्टी की जो सेल परेशान करती हैं, उनकी पार्टी की सेल में कौन कौन है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मुझ पर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर मुकदमा किया गया। अभी बिहार चले जाइए, हमारे कई नेताओं पर छापेमारी चल रही है। कहीं ईडी तो कई जगह इनकम टैक्स की रेड चल रही है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं।
आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है, उनको हम बता दें कि इनकी गीदड़ भक्की से हम डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करेंगे। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए हैं, उसी तरह हम तूफान की तरह उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। आज हम यहाँ लोकतंत्र और संविधान बचाने आए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने आज रविवार 31 मार्च को अपने उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बीजेपी ने राजस्थान की भिलवाड़ा लोकसभा सीट से दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है और इसी के साथ भाजपा अब तक 543 सदस्यीय लोकसभा चुनाव के लिए 412 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM के साथ मिलकर यूपी में तीसरे मोर्चे यानी PDM का ऐलान कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी में बना यह तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकता है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा समाज, दलित और मुसलमान समाज जिसका दमन किया जा रहा है, जिसके सम्मान पर कुठाराघात किया जा रहा है, सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ हम ये PDM नया मोर्चा लेकर आए हैं और जब तक PDM को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी नहीं होगी। इस दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पल्लवी पटेल के एक एक शब्द के साथ हूँ, ये साथ पार्लियामेंट तक ही नहीं उसके आगे भी साथ रहेंगे। IPL 2024 का 12वां मैच आज रविवार 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने है। हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर गुजरात के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी गुजरात की टीम अब तक के समय अनुसार 17 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना चुकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया गया है। बाबर T20 और वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगे। गौरतलब है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन वहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के बाद बाबर को ये जिम्मेदारी दी है। हालांकि टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ही बने रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।